तो भारत की बात में अब विस्तार से खबरें। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है और प्रदूषण बढ़ने पर सियासी नेता एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर कर रहे हैं। ऐसे हालातों पर बेहद गुस्सा आता है और इसलिए आज इस मामले पर अरविंद केजरीवाल सरकार और केंद्र को सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार लगी। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। सबसे ज्यादा खराब क्वालिटी हवा की कहीं है तो वो दिल्ली की है। दिल्ली के अंदर तो हम 100% स्टेबल बर्निंग को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार सारा काम कर रही है। दिल्ली के लोग उसमें रहने के लिए अपने आप को मजबूर पा रहे हैं कि एक गैस चेंबर में रहना उन्हें पड़ रहा है। प्रदूषण से दिल्ली का दम घुट रहा है और सुप्रीम कोर्ट से सियासी गलियारों तक दिल्ली के प्रदूषण की गूंज सुनाई दे रही है। पहले सुनिए सुप्रीम कोर्ट ने आज कैसे प्रदूषण पर ताबड़तोड़ फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रदूषण पर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है ही नहीं। साफ साफ बताइए कि प्रदूषण रोकने की कितनी मशीनें हैं आपके पास। किसानों के पराली जलाने को ही दोषी मत बताइए। 7 स्टार सुविधा वाले होटल में बैठकर किसानों पर प्रदूषण का ठीकरा मत फोड़िए। केंद्र सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार दोनों को कदम उठाने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर काम करें, लेकिन सियासी दलों में जो हो रहा है उसे आम बोलचाल में कहते हैं टोपी ट्रांसफर। दिल्ली की हवा की क्वालिटी सबसे खराब है, पंजाब की इतनी खराब नहीं है। जो रेस्पॉन्सिबल है उसकी हवा की क्वालिटी इतनी खराब नहीं है, मगर दिल्ली की हवा की क्वालिटी खराब है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की हवा में प्रदूषण के अलावा राजनीति भी तो है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट आहत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो टोपी ट्रांसफर का काम है ये बंद करिए। जिसकी हम बात कर रहे हैं वो पराली, जिसके बारे में उन्होंने बड़े बड़े विज्ञापन दिए, जिसके बारे में कहा कि पराली जिसको उन्होंने 40,000 रुपए में खरीद के, जैसा संबित जी ने कहा, लगभग 16 करोड़ रुपया उन्होंने विज्ञापन पे खर्च किए। बीजेपी के पास केवल आरोप प्रत्यारोप करना ही बचा है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार और सियासी तकरार के बीच आपके लिए ये जानना जरूरी है कि दिल्ली एनसीआर में लगभग हर जगह हवा में प्रदूषण का स्तर बहुत खराब वाला हो गया है। ऐसे में आपके लिए प्रदूषण से बचाने वाला मास्क बहुत जरूरी है। हवा साफ नहीं है तो बाहर टहलने से बचें। यानी आपकी सेहत आपके हाथों में है, बाकी तो टोपी ट्रांसफर चल रहा है। तो भारत की बात में अब अगली सियासी खबर की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए प्रियंका गांधी ने कांग्रेस पार्टी का एक्शन प्लान बनाया है। 100 दिन के इस एक्शन प्लान की पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। पहले आपको दिखाते हैं अपने एक्शन प्लान को सियासी मंजिल तक पहुंचाने के लिए आज प्रियंका गांधी कैसे नाव पर सवार हुई। यूपी में कांग्रेस की चुनावी नैया पार लगाने के लिए आज इसी तरह नाव पर सवार हो गईं प्रियंका गांधी। तस्वीरें हैं यूपी के चित्रकूट की। यहाँ मंदाकिनी नदी के पास रामघाट किनारे प्रियंका गांधी ने महिलाओं से बात की। हम कह रहे हैं मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। इसका मतलब क्या है? जैसे आपने कहा, जब से आप पैदा हुई तब से आप संघर्ष कर रही हैं। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ नारे के साथ प्रियंका ने महिलाओं से चर्चा की। दरअसल प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ ब्रिगेड तैयार कर रही है, जो यूपी में महिला वोटरों से संपर्क करेगी। प्रियंका ने आज की चर्चा में यूपी की योगी सरकार पर जमकर निशाने साधे। आप ये दिखा रही हैं कि आप मजबूत हैं, आप कुछ करके दिखा सकती हैं। आज प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है।
आप सब जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो संघर्ष है वो महिला करती है। यूपी में इस बार कांग्रेस ने पार्टी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी पूरी तरह प्रियंका गांधी को दी है और प्रियंका महिलाओं के दम पर जीतने का प्लान बना रही हैं। 40% महिला उम्मीदवारों को टिकट, छात्राओं के लिए बड़े बड़े चुनावी वादे इसी कड़ी का हिस्सा हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस का जो एक्शन प्लान तैयार किया है वो कैसा है। कांग्रेस का प्रचार के लिए 100 दिन का एक्शन प्लान है। उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ महिला वोटर्स तक पहुंचने की कोशिश है। कांग्रेस की 40% रिजर्वेशन टिकट्स में पहले ही घोषणा कर चुकी हैं प्रियंका गांधी। जनसंपर्क अभियान के लिए लड़की हूं, लड़ सकती हूं ब्रिगेड पूरी तरह तैयार। 100 दिन में ये ब्रिगेड 4 करोड़ महिलाओं से 4 से 5 बार मिलेगी और उत्तर प्रदेश में 7 करोड़ महिला वोटर्स हैं। विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने ज्यादा वोट किया था और इसीलिए कांग्रेस अपनी रणनीति बना रही है महिला वोटर्स को अपने कैंप में लाने की। और हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कल प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। कल से ही आम लोग यहां यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच एक्सप्रेसवे पर सियासी रफ्तार है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। आज एक्सप्रेसवे पर अपना सियासी रथ लेकर निकले अखिलेश यादव। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। यूपी में कल जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर प्लेन से उतरकर पीएम मोदी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा था, जो अपने समय में असफल रहे वो योगी जी की सफलता भी नहीं देख पा रहे हैं। आज उसी एक्सप्रेसवे पर अखिलेश यादव ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। अखिलेश अपनी चुनावी विजय यात्रा यहां से लेकर निकले। अखिलेश बोले, बीजेपी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है क्योंकि काम तो कुछ हुआ नहीं। क्या इंडिया रोड कांग्रेस का जो मापदंड है, मानक, उस पर ये खरा एक्सप्रेसवे बना है? जो सुविधाएं इसके किनारे थी वो सुविधाएं क्यों नहीं है? मंडी क्यों नहीं है? और जो लाइटिंग की सुविधा थी वो आखिर क्यों नहीं है? तो बहुत सी आधी अधूरी चीजें हैं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहिए कि दूसरे के काम का शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन का उद्घाटन करते हैं। और अगर ये समाजवादियों का बनाया ना होता तो शायद जनता इतने उत्साह के साथ इतने यहाँ ना दिखाई देती। तो सियासी वार पलटवार चलता ही रहेगा। 19 नवंबर को प्रकाश पर्व से पहले सिख समुदाय को आज बड़ा तोहफा मिला। करतारपुर कॉरिडोर खुल गया और अब श्रद्धालु पाकिस्तान जाकर गुरु नानक जी की जयंती का जश्न मना सकते हैं। पंजाब में ठीक चुनाव से पहले मोदी सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर खोलकर बड़ा तोहफा दिया है, तो सत्ता से लेकर विपक्ष सब आस्था से जुड़ी चुनावी राजनीति में आ गए। कल पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी मंत्रियों के साथ करतारपुर कॉरिडोर में दर्शन के लिए जाएंगे। ते कल नूं खुल रहा है, मुबारक दिन है। मैं प्रधानमंत्री जी दा ते होम मिनिस्टर साहब दा इस बारे धन्यवाद करदा। कांग्रेस के अलावा कल आम आदमी पार्टी के विधायक भी करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे। ये आस्था का मामला है, लेकिन कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि पहले करतारपुर कॉरिडोर में आवेदन के बाद कई दिन जांच होती थी, तब श्रद्धालुओं को जाने दिया जाता था। सुरक्षा कारणों की वजह से जांच लंबी चलती थी, लेकिन अब एक दिन में ही आवेदन हो रहा है और फौरन श्रद्धालु जा रहे हैं। इसलिए सवाल ये है कि नियम में जो बदलाव किया गया, कहीं उसका चुनावी कनेक्शन तो नहीं है। सही बात है कि मुझे नहीं मालूम है। मंच से मुख्यमंत्री गहलोत ने मुद्दा उठाया। कुर्सी पर बैठे टीचरों ने तबादलों के पैसों के खेल को सही बताया, तो राज्य के शिक्षा मंत्री ने भी मंच से सब कुछ ठीक होने का भरोसा दिलाया। जो
क्योंकि साहब ने एक बात छेड़ी है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं। मेरे शिक्षा मंत्री रहते हुए अगर मेरे यहाँ पर स्टाफ में अगर एक चाय पीने का भी कोई बता दे तो मुझे बता देना। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार के 3 साल पूरे होने वाले हैं। पहले कांग्रेस बीजेपी की वसुंधरा सरकार पर पैसे लेकर ट्रांसफर करने का आरोप लगाती थी, लेकिन ताजा घटना से लगता है हालात बदले नहीं हैं। और आज सिर्फ एक ही बात पूछी जाएगी और कही जाएगी कि हिंदुस्तान में बोलने की आजादी मिलेगी तो क्या देश का ही अपमान करेंगे? फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और मशहूर कॉमेडियन वीर दास दोनों ही ने देश का अपमान किया है और अपमान करने में कंगना को तो जैसे महारत हासिल हो गई है। पहले देश को मिली आजादी को भीख कहकर अपमान किया और इस बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर विवादित बयान दे दिया। बापू की अहिंसा पर चोट करके कंगना अपने भीख वाले बयान को सही ठहराने पर तुली हैं, लेकिन कंगना शायद ये भूल गई हैं कि नायक कभी देश के मान को ठेस नहीं पहुंचाते, देश के नायकों के सम्मान को चोट नहीं पहुंचाते। ये काम तो खलनायक करते हैं। गांधी जी ने कभी भगत सिंह और नेताजी का समर्थन नहीं किया। बहुत से ऐसे सबूत हैं जिससे साफ पता चलता है कि गांधी जी चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो। बापू यही कहते थे कि सबको सन्मति दे भगवान, लेकिन कंगना की मति को क्या हो गया है ये वो ही बता सकती है। देश उन्हें फिल्मी नायिका के तौर पर जानता है, लेकिन कंगना बार बार देश के असली नायकों के सम्मान पर चोट कर रही है। ऐसे लोगों ने हमें सिखा दिया कि अगर सामने वाला एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए ताकि वो एक और थप्पड़ मारे। देश ने कंगना को फिल्म में उनके काम और अभिनय के लिए न सिर्फ सराहा बल्कि सिर आंखों पर बिठाया, लेकिन कंगना अपने बेतुके बयानों से देश के स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सोच और नियत पर तीखे हमले कर रही है। बेहद प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान में से एक पद्मश्री से उन्हें नवाजा जाता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम किया हो, लेकिन पद्मश्री से सम्मानित होने के चंद दिन बाद कंगना रनौत ने ऐसा जहर उगला कि देश सन्न रह गया। सबसे पहले कंगना रनौत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर दिया बयान सुनिए, जो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए देश के सामने रखा है। वो लोग जो आजादी के लिए लड़ रहे थे, उन्हें उनके मालिकों के हवाले कर दिया गया था, और ये उन लोगों ने किया जिनमें ना तो हिम्मत थी और ना खौलता खून था कि वे जुल्म करने वालों से लड़ पाएं। वो लोग सत्ता के लालची और चालाक थे। ऐसे लोगों ने हमें सिखा दिया कि अगर सामने वाला एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए ताकि वो एक और थप्पड़ मारे, और ऐसे ही आपको आजादी मिलेगी। इस तरह से किसी को आजादी नहीं मिलती है, इस तरह से तो सिर्फ भीख मिलती है। इसीलिए हमें ध्यान देना होगा कि हमारा नायक कौन हो। वाह कंगना, अब आप हमें ये तय करना सिखाएंगी कि हमारा नायक कौन होगा। अब आप देश को बताएंगी कि बापू क्या थे। पहले आप खुद तो समझ लेती कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा क्यों मिला। काश आप ये देख पाती कि बापू ने भारत को आजादी दिलाने के लिए क्या क्या किया। लेकिन कंगना रनौत की आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है और इसीलिए उनके मन में जो आ रहा है वो इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए देश के सामने परोस रही हैं। कंगना ने बापू पर भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेकर हमला किया। गांधी जी ने कभी भगत सिंह और नेताजी का समर्थन नहीं किया। बहुत से ऐसे सबूत हैं जिससे साफ पता चलता है कि गांधी जी चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो। इसीलिए आपको ये देखना होगा कि आप किसे चुनते हैं। सभी लोगों को यादों के एक पिटारे में रख देना या हर साल उन्हें जन्मदिन की बधाई देना काफी नहीं है। ये बहुत बेवकूफाना और गैर जिम्मेदाराना हरकत है। हर किसी को अपना इतिहास और अपने नायकों के बारे में पता होना चाहिए। जब पद्मश्री जैसे सम्मान से सुशोभित नाम और बॉलीवुड का इतना बड़ा चेहरा देश के नायकों पर ऐसे सवाल खड़े करता है तो सच्चाई जाननी बेहद जरूरी हो जाती है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने देश के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ना स्वीकार किया था। फांसी के बाद भगत सिंह और बापू को लेकर यह विवाद शुरू हो गया था और फिर भगत सिंह को फांसी के 3 दिन बाद महात्मा गांधी जब कराची में हुए कांग्रेस अधिवेशन में हिस्सा लेने आए थे, तब उन्होंने भगत सिंह पर दिए अपने भाषण में कहा था, मैं भगत सिंह को बचाना नहीं चाहता था, इस पर शक करने की कोई वजह नहीं हो सकती। गांधी जी ने अपनी किताब स्वराज में लिखा है
कि मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए। मैं जितने तरीकों से वाइसरॉय को समझा सकता था मैंने कोशिश की। मेरे पास समझाने की जितनी शक्ति थी वो मैंने इस्तेमाल की। 23 मार्च की सुबह मैंने वाइसरॉय को एक निजी पत्र लिखा जिसमें मैंने अपनी पूरी आत्मा उंडेल दी थी। भगत सिंह अहिंसा के पुजारी नहीं थे, लेकिन हिंसा को धर्म नहीं मानते थे। इन वीरों ने मौत के डर को भी जीत लिया था। उनकी वीरता को नमन है। गांधी जी ने जो लेटर लिखा है इनको वाइसरॉय को लिखा था, लॉर्ड इरविन को लिखा था, 23 मार्च 1931 को लिखा था, जिस दिन इनको शाम को फांसी हुई है। क्योंकि फांसी वैसे तो 24 को होनी थी, 24 मार्च को, लेकिन वो हो गई थी 23 मार्च 11 घंटे पहले ही दे दी गई थी। आई नो डिफाइंग ऑल द नॉर्म्स ऑफ हैंगिंग एनी पर्सन। शाम के टाइम नहीं दी जाती, पर इनको 7:30 बजे दे दी गई थी। तो इन्होंने जो लेटर लिखा था उसके अंदर देखिए 3-4 बातें एकदम खुल के उन्होंने इरविन साहब को लिखी थी। उन्होंने पहली बात तो ये लिखा था कि ये एक लोकप्रिय मांग है, ये जनमानस की मांग है कि इन लोगों की जान जो है वो ना ली जाए, इनको फांसी ना, भगत सिंह को, राजगुरु को। दूसरी बात गांधी जी ने लिखी कि इससे शांति व्यवस्था के अंदर भी स्थिति पैदा हो सकती है, शांति भंग होने की भी स्थिति पैदा हो सकती है। तो उन्होंने लॉजिक भी गांधी जी ने दिया कि इसको अगर रोके तो अच्छी बात है, इससे शांति व्यवस्था भंग नहीं होगी। दरअसल जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की सजा का ऐलान हो चुका था, उसके बाद 17 फरवरी 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ। भगत सिंह के समर्थक ये चाहते थे कि इस समझौते की शर्तों में गांधी भगत सिंह की फांसी को रोकना भी शामिल करें। इस मुद्दे पर गांधी ने यंग इंडिया अखबार में लेख के जरिए अपनी बात बताई। उन्होंने लिखा, हम समझौते के लिए इस बात की शर्त नहीं रख सकते थे कि अंग्रेजी हुकूमत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की सजा कम करे। मैं वाइसरॉय के साथ अलग से बात कर सकता था। मैंने वाइसरॉय से कहा कि इस मुद्दे पर हमारी बातचीत से संबंध नहीं है। मेरे द्वारा इसका जिक्र किया जाना शायद आपको अनुचित लगे, लेकिन अगर आप मौजूदा हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सजा खत्म कर देनी चाहिए। वाइसरॉय को मेरी बात पसंद आई और उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि आपने इस तरीके से मेरे सामने इस बात को उठाया। सजा कम करना मुश्किल होगा, लेकिन फिलहाल उसे रोकने पर विचार किया जा सकता है। इरविन ने ब्रिटिश सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में भगत सिंह की सजा और गांधी के बारे में कहा कि गांधी अहिंसा में यकीन रखते हैं, इसलिए वो किसी की भी जान लिए जाने के खिलाफ हैं। गांधी जी इस कोशिश में थे कि भगत सिंह और उनके साथी ये वादा कर दें कि आगे वो हिंसा नहीं करेंगे। इसका हवाला देकर वो अंग्रेजों से फांसी की सजा रुकवा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो जब पैक्ट की बात हो गई तो दोनों बड़े नेता गांधी और वाइसरॉय जब पैक्ट के लिए मिले और गांधी ने भगत सिंह की बात को रखा, इसलिए कुछ समय तक ये मसला काफी जोर पकड़ चुका था। इसके लिए इरविन तैयार नहीं हुए, इसलिए कि इरविन का ये मानना था कि हमारी अपनी फोर्सेज हैं, हमारे अपने अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, चूंकि साउंडर्स की हत्या हुई है तो हमारी फोर्सेज में बहुत डिमोरलाइजेशन हो जाएगा। अब इस बात पर आप गांधी की आलोचना कर सकते हैं कि इस मुद्दे को लेकर गांधी नेगोशिएटिंग टेबल से वापस हटके क्यों नहीं चले। कंगना रनौत ने सिर्फ भगत सिंह को लेकर महात्मा गांधी पर सवाल नहीं उठाए, बल्कि सुभाष चंद्र बोस का नाम लेकर भी हमला किया। गांधी जी ने कभी नेताजी का समर्थन नहीं किया, लेकिन कंगना के इस बयान पर इतिहासकार क्या कहते हैं वो सुनिए। तो राजनीति के लेवल पे, सोच के लेवल पे दोनों के बीच में मतभेद थे, लेकिन अब ये तो हम जानते ही हैं कि 1942 में जब गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की तो उससे बहुत सुभाष बोस बहुत खुश हुए। भारत में नहीं थे उस समय, वो जापान में थे, इसलिए कि यही सुभाष बोस चाहते थे। तो 1942 में गांधी वही कर रहे थे जो कि सुभाष बोस चाहते थे। सुभाष बोस ने जब बर्लिन से रेडियो पर अपनी पहली अपील दी है तो उन्होंने फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता का शब्द गांधी को सुभाष बोस नहीं दिया था, और उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन, हम अपना संघर्ष शुरू कर रहे हैं और इसमें हमें आपकी ब्लेसिंग्स की जरूरत है। तो सुभाष बोस को लगता था कि बहुत बेहतर है कि भारत के अंदर एक संघर्ष चल रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है, और जब बाहर से भी वही एक बहुत सारी शक्तियां, आजाद हिंद फौज, वो लड़के आएंगे, तो अंदर से और बाहर से जब दोनों से दबाव पड़ेगा तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद चरमरा जाएगा और फिर उनके सामने कोई चारा नहीं रहेगा और वो छोड़ के चले। आजादी को बार बार भीख कहकर संबोधित करने वाला कंगना रनौत का ये सिलसिला एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था, आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? सावरकर, रानी लक्ष्मीबाई, नेता सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों की बात करूं तो ये लोग जानते थे कि खून बहेगा, लेकिन ये भी याद रहे कि हिंदुस्तानी का खून ना बहाए। उन्होंने आजादी की कीमत चुकाई,
यकीनन, पर वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। कंगना रनौत के इस बयान के बाद देश भर में उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए थे। उनसे पद्मश्री वापस लेने की मांग होने लगी। तमाम राजनीतिक पार्टियां कंगना के बयान पर हमलावर हो गईं। इस तरह से कंगना रनावत ने महात्मा गांधी जी के को लेकर अपमानजनक बातें कही है, हमें लगता है एक पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से देश में महात्मा गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो और जो देश के स्वतंत्र सेनानी है, उनका चरित्र हनन करने का काम किया जा रहा है, उन्हें बदनाम करने का काम किया जा रहा है, गलत इतिहास बताकर लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। उसी श्रृंखला में कंगना रनावत ने बातें की हैं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने कंगना के बयान पर कहा था कि मैं इस सोच को पागलपन कहूं या फिर देशद्रोह, और अब एक बार फिर बापू के बयान पर बीजेपी से लेकर आरजेडी तक प्रतिक्रिया दे रही है। देखिए, मैं उन्होंने क्या कहा मैं उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हम लोग बचपने से, हम तो देसी स्कूल में पढ़े हुए हैं, और हम देसी स्कूल में जो पढ़े हुए हैं बचपने से पढ़ते थे, और एक ही बात कही जाती थी, गांधी के आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। तो महात्मा गांधी एक विचार है, और जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप उनको समझेंगे, आपकी श्रद्धा उतनी ही उनके प्रति बढ़ेगी। एक संत थे, एक फकीर थे, और मुझे लगता है कि ऐसे संतों और ऐसे फकीरों के बारे में मैं कुछ कहूं तो मेरे जैसा छोटा आदमी उसके लिए बहुत छोटा। लेकिन कंगना अपने बयान पर कायम है। उनकी सुई मानो देश के अपमान पर अटकी हुई है। लेकिन कंगना रनौत को ये बात समझनी होगी कि बोलने की आजादी का मतलब राष्ट्र का अपमान नहीं होता। आजादी का मतलब हिंदुस्तान के नायकों की कुर्बानी पर कीचड़ उछालना नहीं होता। लेकिन कंगना और वीरदास जैसे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। वीरदास जो लोगों को हंसाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कॉमेडी करने का मतलब देश का उपहास नहीं होता। वीरदास ने क्या बयान दिया है, पहले वो देखिए। अमेरिका में खड़े होकर ताली बटोरने के लिए अपने ही वतन को बदनाम करने में वीरदास जरा भी नहीं शर्माए। वीरदास सेलिब्रिटी हैं, और सेलिब्रिटी वो देश का मजाक करके ही बने हैं। लेकिन उदारता और आजादी का मतलब ये नहीं होता कि आप देश की मर्यादा को चोट पहुंचाने लगे। वीरदास के बयान पर दिल्ली और मुंबई में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। वीरदास के बयान पर आलोचना शुरू हुई तो उन्हें ट्विटर पर सफाई देनी पड़ी। लेकिन वीरदास अपने बयान पर अपनी सफाई में भारत की तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन कॉमेडी करते वक्त उनको ये ख्याल नहीं आया था कि वो अपने ही देश की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में अब सेंध लगा दी है। समाजवादी पार्टी के 4 एमएलसी आज बीजेपी में शामिल हुए। लखनऊ में बीजेपी के मंच पर एक एक कर समाजवादी पार्टी के एमएलसी विधायक आगे बढ़ते गए, बीजेपी का गमछा पहनते गए। यूपी में बीजेपी ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में ये बड़ी सेंध लगाई है और 4 एमएलसी को तोड़कर बीजेपी ज्वाइन करवाई। पिछले 15 वर्षों से उनके लगातार अध्यक्ष भी रहे। और फिर बीजेपी बोली, आज अखिलेश को नींद नहीं आएगी। आज नींद नहीं आएगी अखिलेश यादव। नहीं, हम लोग किसी को तोड़ते नहीं, हम तो लोगों को जोड़ने की प्रवृत्ति में आगे चल रहे हैं और लोग जुड़ते जा रहे हैं। ये काफिला है, विकासवाद के नाम पर लोग उससे आकर्षित होकर जुड़े हैं। दरअसल बीजेपी का ये दाव यूपी के स्थानीय निकाय क्षेत्र के एमएलसी चुनाव के लिए है। अगले कुछ महीनों में स्थानीय निकाय के कोटे से 10 एमएलसी के चुनाव होने हैं और बीजेपी इसमें पूरे दमखम के साथ उतरना चाहती है। बीजेपी में आए एमएलसी भी जोश में हैं। नरेंद्र भाटी जी मेरे साथ हैं। भाटी साहब, आप समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आए, क्या नाराजगी? नहीं, कोई नाराजगी नहीं, ये तो वक्त का तकाजा है। कोई शर्तों पे मैंने भाजपा ज्वाइन नहीं किया है। अगर भाजपा मुझे कैंडिडेट बनाती है लोकल पार्टी का तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं लड़ाएगी तो जिसको लड़ाएगी उसका मैं समर्थन करूंगा, साथ दूंगा। भाजपा के अंदर लोगों का जो विश्वास है, उस विश्वास को, उस जनभावना को देखते हुए हमें भी ये उम्मीद है कि ये आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश का विकास होगा। जो विकास किए हैं गरीबों पर,
इलाज में जो भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किए हैं बहुत सराहनीय हैं। मुझे वो कार्य बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैंने भाजपा ज्वाइन। ABP न्यूज आपको रखे आगे।